अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मजदार में फंसे मालूम होते हैं। गुज़िश्ता चंद रोज की उनकी तकारीर और बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वजीर आजम साहब किसी हैजान का शिकार है। न जाने वो किसको कहते हैं कि टांगे ना खींचें, क्योंकि सरकार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो इतनी दुर्गत बनाई हुई है कि उसमें हुकूमत की टांगे खींचने की सकत ही नहीं रही। लगता है कि वजीर आजम साहब को अपनों से ही खतरा है। कल काबीना के खुसूसी इजलास में वजीर आजम साहब ने बड़े पुरअतमाद अंदाज में यह कहा था कि ऑपोजिशन उनके या उनकी काबीना के खिलाफ कोई करप्शन का एक साल में स्कैंडल नहीं ला सकी। मियां साहब, ऑपोजिशन को जरूरत ही नहीं पड़ी। आपके दावे के सेम डे आपके अपने इत्तेहादी करप्शन स्कैंडल्स के सबूत निकाल कर ले आए हैं। वो इत्तेहादी जिनके बगैर हुकूमत का एक दिन चलना मुमकिन नहीं है। वो गंदुम स्कैंडल में आपके खिलाफ मुद्दई बनने को भी तैयार है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब ने कल हमारे ही प्रोग्राम में इंकिशाफ किया कि गंदुम स्कैंडल में 1700 अरब रुपए की करप्शन हुई है। हुकूमती वोटों से सेनेट में मुंतखब होने वाले आजाद सेनेटर फैसल वाउडा साहब ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी में 8 अरब रुपए के घपले का इंकिशाफ किया है। 1700 बिलियन का एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। मैं बता रहा हूँ, ये गंदम स्कैंडल है। वज़ीर आज़म साहब, मैं मुद्दई बनने के लिए तैयार। शायद मजीद खुरेदा जाए तो और स्कैंडल्स भी सरफेस करना शुरू हो जाए। अमेरिका को मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, जिस पर फौरी तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज सुबह अमेरिकी सदर का वापस शुक्रिया अदा करने के लिए उसी एक्स का इस्तेमाल किया जिस पर उन्होंने पाबंदी आयद कर रखी है। लेकिन अवाम ने फिर उनको उनकी एक ट्वीट पर सुकून करने नहीं दिया, खूब आड़े हाथों लिया। कम्युनिटी नोट और कॉमेंट्स लिखे गए। एक साल से ज्यादा अरसा हो गया एक्स मुल्क में बंद है और आप जो है वो गैर कानूनी तौर पर पूरी हुकूमत को एक्स इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं। वजीर आजम साहब को काबीना के खुसूसी इजलास में अपनी एक साल कारकर्दगी में यह भी शामिल करने चाहिए था कि मुल्क में एक्स भी एक साल से बंद है। वीपीएन इस्तेमाल कर रही है पूरी अवाम। इसी एक साल में पीका एक्ट के जरिए आजादी इज़हार राय को भी दबाया गया। 26वीं आईनी तरमीम से जुडिशरी का जो हाल इसी एक साल में किया गया वो भी बताना चाहिए था। आने वाले वक्त में लोग आपको यही साल भूलने में नहीं देंगे वजीर आजम साहब। इसी साल में दहशतगर्दी की लहर में शिद्दत भी आई है। आए रोज वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज बन्नू में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले से 5 जवान और 13 मासूम शहरी शहीद हुए, जबकि 32 के करीब जख्मी इस वक्त और बड़े इस वक्त सेंसिटिव हालत पे मौजूद है। सिंध में हालात आप उठा के नजर देखिए तो वो भी संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। सिंध के लोग वफाक पर पानी चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। एहतजाज रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि यहाँ तक किसान के साथ साथ आम लोग और तुलबा भी अब इस एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं और भरपूर तादाद में हिस्सा बन रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने आज सक्खर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब करते हुए कहा कि दरियाए सिंध पर कैनाल्स बनाने के लिए पानी नहीं है, हम सिंध के डाका डालने नहीं देंगे। कि भाई पानी नहीं है कैनाल्स बनाने के लिए, कोई हमने पहले का पानी का इस्तेमाल सही करना है। अभी कैनाल्स बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा मंसूबा जिसका सिंध के किसी भी हक पे डाका होगा उसको मंजूर नहीं होने देंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, माहिर कानून है आप और वकील हैं इमरान खान साहब के। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ पैनल में शरीक है राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, आप कोऑर्डिनेटर भी हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के। राज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक साल में आप लोग कंस्ट्रक्टिवली तो कुछ भी नहीं कर सके। केसेस आपकी जगह वो इमरान खान साहब खुद कहना पड़ रहा है उनको कि उसको तेज करने के लिए अब जो है वो चेंज भी हो रही है टीम। देखिए, इशू ये है कि वो इतनी टीम चेंज हुई है, सलमान सफदर साहब के ही जिम्मे लगा है। वो सिर्फ एक केस की हद तक है, वो जो पॉलिटिकल लोगों की मीटिंग है। लेकिन उनको कहना पड़ रहा है ना कि पूरी कानूनी जंग लड़ी जाए। वो तो अब देखिए, वो तो क्योंकि जब से ये डेट्स आगे चली थी, एक रूटीन में डेट्स चलती थी, 3 डेट्स होती थी हफ्ते में, उसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 3 हफ्ते से पहले 27 जो लास्ट में जो है 14 या 12 या 14 फरवरी को वो हुई थी एक पुलिस हियरिंग। अब तकरीबन महीना होने को खान साहब को ही कहना पड़ रहा है ना फैसल साहब के तमाम केसेस और अपीलों की फौरी तौर पर पैरवी की जाए। तो यानी कहीं ना कहीं से कुछ एक लैग कर रही है आप लोग की जो वकील। देखिए, लैग उसमें सलमान सफदर बहुत अच्छा वकील है। देखिए, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। उसकी टीम है, ज़हीर अब्बास उसके जूनियर हैं, बड़े अच्छे, उस्मान गिल है, बड़े कॉम्पिटेंट। इन्होंने अलकादर केस, सिद्दत केस बड़ा जाफिशानी से लड़ा। अब कल बिल्कुल ये बात हुई है और इनको सलमान सफदर साहब को इंट्रस्ट किया गया है कि आप ये बीबी की बेल्स, बुशरा बीबी की बेल्स पहले, क्योंकि उनको ज़रा सज़ा कम है तो वो टेक्निकली हम लोग ये करते हैं कि जिसकी सज़ा कम होती है
पहले बेल्स उनकी, और फिर उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा आप हमारी भी बेल्स फाइल करें और अपील्स वगैरह जो भी करना है। तो सलमान सरदार साहब को इमरान कल खान साहब और बुशरा बीबी भी सुना, आपने भी बल्कि मैसेज दिया कि वो बड़े गुस्से में थी कि एहतजाज क्यों नहीं किया जा रहा है, और आप एहतजाज कैसे करेंगे अडियाला के बाहर? कल बीबी गुस्से में थी और बीबी ने गिला किया कि वो अंदर जब मुलाकातों पे पाबंदी थी तो पार्टी का जो इनएक्टिव होना बाहर अडियाला के, और खान साहब ने फिर एक मैकेनिज्म दिया सलमान राज साहब को और गौहर साहब को। उन्होंने कहा कि आप पार्टी के जो पार्लिमानी कमेटी है, जो कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उन सब को लेके आप अडियाला के बाहर कैंपिंग करें, मुजाहरे करें, ताकि एक एक्टिविटी हो ना। होता ही है ना कि पॉलिटिकल एक्टिविटी वहाँ पे जब खान साहब के साथ तो होती है मीटिंग्स, तो फिर वहाँ से तो चीज़ें निकल आती है, कोई नैरेटिव भी खान देते हैं। बट जब उनके साथ नहीं होता तो फिर पीछे से वो नैरेटिव, जैसे इमरान खान साहब बड़े ना एग्रेसिव और बड़े फ्रंट फुट पे खेलते हैं। सो वहाँ पे उन्होंने कल फिर ये कहा कि ये करें, और उम्मीद है मुझे कि एक वो बल्कि प्रोफेसर साहब इमरान खान साहब तो अग्रेसिवली खेलते हैं, वो जेल के अंदर बैठ के वो डायरेक्शंस दे रहे हैं, पर मैं राना साहब की तरफ लेके जाऊंगी बात। उनकी टीम जो है वो डिलीवर परहैप्स नहीं कर पा रही। मैं आपकी तरफ वापस इस नुक्ते पे आऊंगी। राना साहब, ऑपोजिशन एक तरफ अचीवमेंट्स में फैसल साहब से भी पूछना चाहिए थी कि एक साल में अचीवमेंट ऑपोजिशन की फिर वो क्या रही, लेकिन एक साल की कारकर्दगी जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता रोज बता रहे थे, राना साहब हमने पीका का जिक्र नहीं सुना, हमने 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र नहीं सुना, हमने लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे जो सूरत हाल रही उसके हवाले से कोई बात नहीं सुनी, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक साल के ऊपर जो गवर्नमेंट ने चीजें टर्न अराउंड की उनका भी जिक्र हुआ, और ये जो चैलेंजेस आप बता रही हैं वो भी जो है वो मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मूविंग फॉरवर्ड हमने तो इस माहौल के अंदर हमेशा मुज़ाकरात की बात की। हमने हमेशा कहा कि हाउस में कमेटी बना लेते हैं, आप वहां बैठ जाएं। मुज़ाकरात से भी वॉकआउट ये लोग हुए। देखें, बात ये पीका के हवाले से बिल्कुल हम समझते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर जो जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का जो एक लहर है उसको काबू करने की जरूरत है। पर राना साहब, पीका आपकी हुकूमत पर अपनी एक अचीवमेंट नहीं कंसिडर करती गलिबन। देखिए, मेरे ख्याल से ज्यादा इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर चीजों को फोकस किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के जो अवाम है उनका सबसे बड़ा चैलेंज माशी है, और इस वजह से जो माशी चैलेंजेस हैं और वे फॉरवर्ड उन पे ज्यादा फोकस किया गया। रूल ऑफ लॉ के ऊपर देखें, बिल्कुल माशी आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। 1.6% पे जोर दिया जा रहा है महंगाई की शरह। ये कौन सी महंगाई की शरह, और ये अवाम को क्यों नहीं इम्पैक्ट कर रही? देखिए, ये वही महंगाई की शरह है कि जब 40% पे थी तो लोग कह रहे थे कि तबाह हो गया मुल्क, और ये वही महंगाई, वही डेफिनेशन है इसकी जो आज है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और इसमें 480 आइटम्स होते हैं जिनकी प्राइसेस को मॉनिटर किया जाता है, और इसमें कमी आई है। ये इस चीज का मैं एतराफ करूंगा। शुगर, दालें, सब्जी, आम लोगों के खाने की चीजें हैं या सिर्फ अशराफिया के खाने के अपना सीरियल्स हैं या इंपोर्टेड आइटम्स हैं या चीज है, कोई आम लोग जो खाते हैं उस 480 में वो भी शामिल हैं, या जो सुबह आपके नाश्ते पे ऊपर होता है, शहरी में वही होता है? सर उनकी आवाज कट रही है। हाँ जी राना साहब, आपने सुना होगा फैसल साहब की भी गुफ्तगू? मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैं उनकी बारी नहीं थी, मेरी बारी है, मैं कुछ नहीं उनकी बात सुन सका। सर वारी ਤੁਹਾਡੀਆਂ लगी हुई ने, ਤੁਹਾਡੀ वारी लगी हुई है, ਅਸੀਂ तो एवं ही हैं थे। लेकिन अभी इस तरह मुझे कुछ समझ नहीं आएगा जब वो मेरी बारी। जी प्लीज। लेकिन मैं सिर्फ सर मेरा सवाल ये था सर कि जो गरीब लोग खाते हैं वो भी 480 में शामिल है, या सिर्फ आप उमरा की खुराक के ऊपर जो टैक्स है? अगर एक आम आदमी की परचेजिंग पावर हो या गुर्बत हो या एम्प्लॉयमेंट हो, उसका हल सोल्यूशन ग्रोथ में है। लेकिन हम उस ग्रोथ के साइकिल में नहीं जाना चाहते जो बूम बस्ट का साइकिल हो, जो कंजम्पशन रेट साइकिल हो। हम समझते हैं कि इस दफा पाकिस्तान को उस ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, तो हम उस तरफ बढ़े। राना साहब, मेरे ही प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज नदीम अफजल चंद साहब ने, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कामयाबी का मयार जो था वो ये था, वो कामयाबी इस तरह से गेज की जा रही थी कि आप लोग के खिलाफ कोई भी, वो कहते हैं कि काबीना के किसी शख्स के खिलाफ कोई एक साल में फैसल साहब की ऑपोजिशन जो है वो कोई स्कैंडल नहीं लेकर आ सकी। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि मैं मुद्दई बनने को तैयार हूँ। 1700 अरब का जो गंदम स्कैंडल है उसके हवाले से वो फैसल वाउडा साहब की आपको खबर जो है वो नजर से गुजरी होगी। उन्होंने 60 बिलियन का जो है एफबीआर वाला, उससे पहले एफबीआर का मामला भी आपके सामने है। तो राना साहब, ये तो आपके अपने इत्तेहादी आपके खिलाफ मुद्दई बनने को तैयार हो गए हैं।
देखिए, तीनों का रिस्पांस ले लें। नंबर एक, जो वीट का स्कैंडल था, जो इनिशिएट हुआ वो केयर टेकर दौर में हुआ, उसका अप्रूवल कैबिनेट ने दिया, उस पर इंक्वायरी हुई, और जो लोग उसके अंदर जिनकी कौन थे वो? नेग्लिजेंस पाई गई उनको वहां तब्दील भी कर दिया फूड गया, सेक्रेटरी। उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ। जो फैसल वाडा साहब ने कहा है वो तो स्कैंडल है, हुआ ही नहीं, वो तो चीज खत्म हो गई। और उसके ऊपर एक डिबेट है, अभी मैंने उसको डिटेल में स्टडी नहीं किया। बहरहाल वो एक चीज जो कह रहे थे कि बेजाब्ती होने वाली थी वो नहीं हुई, अगर हो जाती तो वो करप्शन थी, लेकिन नहीं हुई। अब वो ये उनका मौकफ है। उसके नहीं अलावा तो क्रेडिट FBR गोज की टू फैसल गाड़ियों के वाडा, साथ नॉट यू। जो गाड़ियों की खरीद है उसके साथ तो मैं 100% खड़ा हूं, और मैं समझता हूं कि जब तक हम FBR के ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे, उनको हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, टैक्स कलेक्शन और टैक्स इवेजन में कमी नहीं आएगी। वो कोई स्कैंडल नहीं है। गाड़ियां हुकूमत पाकिस्तान खरीदेगी और खरीदने के वो प्रोसेस को स्टार्ट भी कर रही है। फैसल साहब, आपकी जमात जो है वो तो ये अपनी अचीवमेंट्स गिनवाते चले जा रहे हैं, इनको तो फर्क नहीं पड़ रहा राना साहब की पार्टी को। आपकी हुकूमत तो इनको कोई टफ टाइम नहीं दे रही। आपकी तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि इत्तेहाद जो अपोजिशन का एक रिक्वायर्ड था वो इत्तेहाद नहीं बन पा रहा, तो क्या करेंगे आप लोग? इसी तरह से मामला देखिए, उस पे उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालात आप उठा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी कैपेसिटी है उतना वो कर रहे हैं, जितनी उनकी एबिलिटी है उतना वो कर रहे हैं। अब आप मुझे ये कहें कि मैं दौड़ के यहाँ से दामनिकों पे चढ़ूंगा तो मैं नहीं चढ़ सकता, ठीक है। हो लेकिन कैपेसिटी पे जो कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठ रहे हैं आपकी जमात की लीडरशिप के, वो सही उठ रहे हैं? नहीं, देखिए मैं क्योंकि अब तो जो है वो तो आपके घर से आनी आवाज शुरू हो चुकी है। घर की आवाज से लाजमी नहीं कि मैं, आपके भाई खुद नहीं, भी मैं फवाद एग्री चौधरी नहीं साहब करता। भी फवाद चौधरी साहब की याद तो देखें ना। आप ये बताएं कि क्या मौजूदा पीटीआई लीडरशिप की वजह से इमरान खान अंदर है? नहीं है। वो स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, उसकी वजह से अंदर है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हाँ ये आप कह सकते हैं कि जितनी एक्टिविटी होनी चाहिए, जितनी पोलिटिसाइज एक्सरसाइज होनी चाहिए वो नहीं हो सकती। ये उस पर हम वर्कर्स का भी एतराज़ है। वर्कर्स अक्रॉस द बोर्ड ये कहते हैं। जैसे कल इमरान खान साहब ने कहा कि आप डायलॉग के बाद लगाएंगे तो आई एम श्योर कि आज या कल में तारीख आ जाएगी और वो कैंप लगेगा। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। सलमान राजन साहब ने तो कोई जिक्र नहीं किया। ये तो फिर नहीं, वहाँ पे तो हुआ है। आप बाकी जो वहाँ पे साहिबान है उनसे आप पूछ लीजिए। मेरे सामने जिक्र हुआ है कि उन्होंने जो मैकेनिज्म का उन्होंने कहा। पर ये किसको हिदायत मिली है कैंप लगाने की? ये सर जो पार्टी की वहाँ पे तो दो ही पार्टी के अहदेदार थे ना, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी। उन लोगों को अपना हिदायत गौहर साहब और सलमान राजा साहब सर वही करेंगे ना अलीना। अब मैं तो नहीं कर सकता। अब मैं ज़रा अच्छा इस टॉपिक से हट के ना, हमारी आपने बड़ी फोकस की हुई लड़ाई पीपल्स पार्टी की जो बलोचिस्तान में सीनियर मिनिस्टर सीएम की लड़ाई है, उस पर कोई नहीं बोलता। शाहिद खान अब्बासी साहब क्या बीजेपी से थे? अपना मेहताब अब्बासी साहब बीजेपी से हैं। ये मुफ्ता इस्माइल साहब क्या कांग्रेस पार्टी के हैं या आम आदमी पार्टी के हैं? वो ये भी तो नून के हैं ना। उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। हमारी पार्टी में मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, नहीं मैं सिर्फ एक बात बताऊं, पार्टी मेरे लिए वर्कर्स के लिए इमरान खान है। इमरान खान के अलावा बाकी ठीक है, उनका एतमाद है, हमारा भी एतमाद है, जिनके ऊपर उनका एतमाद है। लेकिन पार्टी नैरेटिव, पार्टी शख्सियत, पार्टी एक शख्स के गिर्द घूमती है, वो इमरान खान है। उसको बाहर लाने के लिए जो एफर्ट हो सकती है वो करनी पड़ेगी। कारकुनान को भी करनी पड़ेगी, लीडरशिप को आगे लग के करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दफ़ा कारकुनान को साथ डिसेप्शन हुई है, 4 अक्टूबर को और 26 नवंबर को। और जो एफर्ट होनी चाहिए आप मानते हैं कि वो एफर्ट नहीं हो रही। एक सीरियस एफर्ट बुशरा भी नहीं की। उन्होंने इधर क्राउड लेके आए, उसका भी अंदर से जो भी आप उसके ऊपर किस्म में डालना चाहें वो हमें डिलीवर नहीं हुआ। अब मैं सिर्फ क्विकली, आपने जो कल वज़ीर आज़म साहब ने जो तीर मारे हैं वो मैं गिनवा दूं आपको कि मुज़म्मिल असलम साहब की आप कारकर्दगी, हमारी जो रिपोर्ट है वो भी साल की पढ़ लें। उस पे भी हमें बताया जा रहा था, हमारे वहाँ के ब्यूरो चीफ ने बताया था कि कोई सब्सटैंशियल काम नहीं हुआ है। सब्सटैंशियल ये है ना कि वो जो केपी के है वो प्रोविंस है, ये वफाक है, सारे पैसे इनके पास होते हैं। और पंजाब के पास जो डोल आउट हो रहा है फ्री पैसा, सबसे बड़े स्कैंडल ही वो है। अभी नहीं होता, ये होता है जब वो कादर मदखेल का मैं ये डायलॉग उधार ले रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि जब चाबी अलमारी की चाबी किसी और के पास चलती है ना तो तब होती है। अब जीडीपी 1% जब 2022 पे गए थे तो तब कितनी थी? 6.2 पे ग्रोथ रेट था, आज 1% हाई स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव पे है।
कंज्यूमर तमाम कंज्यूमर इंडेक्स नेगेटिव में है। ठीक है। आप ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आई है पाकिस्तान में, ये ग्रोथ की बात करते हैं ना, कभी भी रेमिटेंस से ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ होती है इन्वेस्टमेंट से। और आपने इन्वेस्टमेंट का बात remittances रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसके मैं ये बाद- कह रहा हूं जी कि मैं राणा साहब से वो तो अब फिगर्स आते हैं तो उस पर बात होती है ना। इश्यू ये है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप अभी तक इन्होंने कल वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक जुमला बोला है, इन्होंने पूरी ट्वीट वीपीएन यूज करके कर दी, हालांकि शहबाज साहब ने उन्होंने शुक्रिया अदा किया है नहीं, वो अमरीकी सदर का। वीपीएन पे किया ना, अब खोल के नहीं किया। राणा मुझे साहब, तो खतरा ये चले पड़ गया कि उधर मुजस्मा ना लगा दे, जिस तरह की इनकी स्पीडें है ना, वो अपना वो लगा दिया है फेट में, वो रोजाना खड्डे होते हैं भाईजान, वो तो ठीक करा दे। उसमें मेरे से बड़ा खड्डा है, वो रोजाना वो आपने स्पीड बनाने के चक्करों में। अच्छा, उधर से आप अंदाजा लगाएं, बैरिया यूनिवर्सिटी वाली साइड से आए ना, तो आप लेफ्ट होके सेंटोरस वाली साइड पे नहीं जा सकते, वो रास्ता ही नहीं रखा। कमाल की इंजीनियरिंग है। राणा साहब, मैं ये सब स्पीड तो वो शहबाज साहब स्पीड की आपकी स्पीड है। इतनी है, वो स्पीड है, स्पीडी गंजोलस होता था एक, जब हम छोटे होते थे, वो ईबा वो करता होता था, वो स्पीडी गंजोलस एक कार्टून कर रहे। राजी, डिस्कशन में ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कल डार साहब ने भी कहा कि एफडीआई सूख चुकी थी मुल्क में, ड्राई हो चुकी थी, लेकिन अब जो है वो रिपोर्ट्स तो हमें ये बताती हैं कि 50 साल की कम तरीन सतह पर जो है वो हमें नजर आ रही हैं। तो ये जो तमाम दावे हैं, ये तो चीख के बोल रहे हैं कि हकाइक कुछ और हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुजस्मा ट्रंप का इन्होंने तैयार करके रखा हुआ था एक। आप उधार ले लें। सानू तो लोड़ी रहा है, तानू की देखिए, इन्होंने तो जो वीडियो इन्होंने डाली हुई थी, और ये ट्वीट देखे, हमने तो एक दफा अभी वीपीएन करके ऑफिशियली किया ना, क्योंकि यही सर आप रोज करते हैं। आप कट जाती है। हाँ, वो स्काइप पे प्रेसिडेंट पाकिस्तान का राणा शुक्रिया साहब अदा फिर किया, VPN ऑफिशियली यूज उसका करते हैं। जवाब दिया। लेकिन यहाँ तो जो है वो लुडियां रोज डालता था, जब वो रिचर्ड ग्रेनल ट्वीट कर देता था। तो ये और डोनाल्ड ट्रंप का तो लेवल बहुत ऊपर था, ये तो रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट पे लुडियां डालते थे और खुशियां मनाते थे। इनको तो बड़ी सुक्की हुई है। बट राणा साहब वो एतराज उठा रहे हैं और कि आप की हुकूमत इस वक्त और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उस वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपकी तरफ से एक इम्पोज रिस्ट्रिक्शन है, ये आप उसी की खिलाफ वर्जी करके एक्स को एक्सेस कर रहे हैं। अकाउंट भी देखें तो कोर्ट में चले जाएं। एक्टिव यूजर है ट्विटर के। वो रिस्ट्रिक्शन भी जो है वो मिस और डिसइंफॉर्मेशन की वजह से लगी हुई है, जिसको मैं समझता हूं जल्द अब खत्म कर देना चाहिए। सर, ये वीपीएन यूज करना लीगल है, इलीगल है? बहरहाल ये जो है ऑब्वियसली इनको तकलीफ भी होगी, दुखी भी हुए होंगे, जाहिर सी बात है। इतनी उम्मीदें थी, सारों पे पानी फिर गया। अब अडयाला जेल के बाहर इन्होंने धरना देना है, तो वहां भी मुख्तलिफ कैंप जमात कोई सर इंतजामिया कोई एक्शन में तो नहीं आएगी? पता चला अब जो रेस है, जो वकला रह गए बाहर, जो केसेस के लिए जिनको उनको भी अंदर कर लिया जाए। राणा साहब, अंदर ही रौनक लगी हो। खुली छुट्टी होनी चाहिए कि अडयाला के बाहर जो है ये धरना डालें और वहां दावा बोलें। अब इनकी यही ऑपोजिशन रहेगी। लेकिन सर वो आपने ये नहीं बताया वीपीएन लीगल है या इलीगल है? देखें, बहरहाल ट्वीट हो गया, वो तो आप भी ट्वीट रोज करते हैं। नहीं, मैं तो करता हूँ सर, मैं करूँ तो इलीगल, आप करें तो लीगल। ऐसे तो ना करें ना सर, आप करें तो मतलब सारे ठीक है और हम जो हैं वो गलत है। चलिए, बट राणा और आपने वो आपका सर वो जो बैठ गया अंडरपास में खड्डे पड़ते हैं रोज, वो नहीं बताया आपने। लीगल है, उसकी इजाजत है रजिस्टर्ड वीपीएन का इस्तेमाल करने। राइट, बट राणा साहब ये जो सड़कों की जो तनकीद का निशाना बन रही है, जितनी स्पीड में ये सड़क बनाई गई थी उसमें और बड़ी अनइवन बनाई गई है, हमने खुद उससे सफर करके देखा है, ये क्वालिटी पे क्यों नहीं फोकस किया जा रहा सर? मतलब माजरत के साथ देखिए, अगर मुझे उन सड़क बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर को टास्क पे ही शुड बी टेकन टू टास्क। अगर कोई गलत चीज बनी है वो नहीं बननी चाहिए और मेयार स्टैंडर्ड पूरा होना चाहिए। इसके ऊपर वो 6 महीने में बननी थी, आपने 3 महीने में बनवा दी, वो गरीब क्या करे? चेक इट, बट आई एग्री, अगर कोई शॉर्टफॉल है तो नहीं होना चाहिए। राइट। आखिर में फैसल साहब, तो कल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतहर्रिक होते हुए देख रहे हैं आप? अगर आई होप कि डेट आ जानी चाहिए। देखें, कैंप लगेगा, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू जॉइन द कैंप। पहली गिरफ्तारी होगी मेरी होगी, पहला डंडा पड़ेगा मुझे पड़ेगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा एज ए वर्कर। खान साहब का हुक्म है कि अडयाला के बाहर आपने एक्टिविटी करनी है। मैं अपनी जो पार्टी क़यादत है उससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो वहाँ पे एक्टिविटी करेंगे और हम सारे ज्वाइन करेंगे। होनी इमरान खान साहब की रिहाई, बुशरा बीबी के केस ख़त्म हो, जो उन्होंने 20 महीने झेल लिया, बहुत झेला है। अब हमें सबको
काम करना चाहिए उनकी रिहाई के लिए। ये आपको और अपनी पार्टी को बताना चाहिए। अब यहाँ से बता सकता हूँ, वो तो सुनता ही नहीं है तो अब मैं क्या करूँ? तो वो तो नाराज ही रह जाते हैं। वो तो आपने राणा साहब को मजीद पॉइंट दे दिया। नहीं, राणा साहब को इतने पॉइंट, राणा साहब के खिलाफ मसला ये है कि राणा साहब के पास इतने पॉइंट, अभी मैंने पढ़ा नहीं, आपको मैं वो ट्वीट फॉरवर्ड कर दूं तो एक डिक्लाइन की वो इतने खड्डे उस रोड में नहीं पड़े जितने इकोनॉमी में इन्होंने डाल दिए। पर फैसल साहब, ये तो राणा साहब के अलावा ये आपकी जमात को भी समझने का है कि इस वक्त एक यूनिफाइड स्टांस के साथ मुल्क के मसाइल को, हम देखें हमारी जो जमात है, हमारी हुकूमत के आपने इनके साथ बात नहीं करनी पॉलिटिकल एंटिटीज से। ये इल्जाम आप इमरान खान साहब कहते हैं इनके पास इख्तियार नहीं है राणा साहब की जमात के पास। वो तो राणा साहब ही बता सकते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं, क्या चौधरी एजाज साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर इंप्लीमेंट करा सकते हैं? एक मीटिंग तो नहीं हो सकी ना। राणा साहब, इख्तियार पे सवाल है, आपकी हुकूमत के पास इख्तियार है? देखिए, बिल्कुल हुकूमत ही है जिसने चीजों को टर्न अराउंड किया है, महंगाई को 1.5% पे लेके आए हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, रेमिटेंसेस बढ़ाई हैं, टैक्स कलेक्शन में 26% और बात हो रही है, सियासी बात हो रही है। वो हुकूमत ही है जिसको IMF जो है जिसकी तारीफ कर रही है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के मुज़ाकरात, इनके साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे, इनके मुतालबात थे, वो मुतालबात मानने के हवाले से आपके पास इख्तियार है? देखिए, बिल्कुल हम तो बैठे रहे, 30-31 जनवरी तक इंतजार किया, ये वापस चले गए क्योंकि इनको अलकादर ट्रस्ट में जो है सजा हो गई, तो इख्तियारात हैं, तो हम वहां बैठे रहे, इंतजार करते रहे। सर, एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सक रहा है वैसे, बाय द वे? देखिए, उसके ऊपर जो है वो पंजाब हुकूमत ने अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स बताए हैं, जब तक वो दूर नहीं होते तो वो इम्प्लीमेंट जो है वो कुलभूषण यादव नहीं है सर, वो चौधरी एजाज साहब हैं। राइट, राणा साहब बहुत शुक्रिया। एंड वी रियली, आप जैसे फाशिस्ट कांगो में भी नहीं है सर, वो भी आपसे शर्माते हैं। थैंक यू सो मच फैसल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। राणा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। और नाज़रीन, पाकिस्तान में एक और पानी का तनाज़ा जिस तरह से दोबारा रीसर्फेस हो रहा है और बंजर ज़मीनों को जो सैराब करने का अमल है, जहाँ पे कनाल प्रोजेक्ट्स, आपको पता है SIFC अगेन उसके अंडर ग्रीन इनिशिएटिव, उसके तहत मुल्क भर में जदीद तकाज़ों से हम आहंग एक कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर फार्मिंग पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन सिंध से जिस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात और जो सख्त मुखालफत सामने आ रही है, उसकी वजूहात ज़रूर जानेंगे। सो इस तनाज़े में बात करेंगे, उसका हल किस तरह से मुमकिन है, इस पर गुफ्तगू होगी। अयाज लतीफ़ पलीजो साहब, सरबराह कौमी अवामी तहरीक, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। पलीजो साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पलीजो साहब, ये जो मामला है, ये जो सरसब्ज ज़मीनों, और आपका मैं जिक्र ज़रूर करूँगी उस स्टेटमेंट का जो आपने एक TV टॉक शो के दौरान बोला कि दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं होता कि सरसब्ज ज़मीनों को प्लॉट स्कीम के हवाले कर दिया जाए और जो बंजर ज़मीनें हैं उसको आबाद करने की तरफ आप इस किस्म की जो इक़दामात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से इतनी मुखालफत आ रही है। मुखालफत है किस बात की? बड़ी नवाजिश अलीना साहिबा, आपने मौका दिया इस मौजू पे गुफ्तगू करने का। अलीना साहिबा, देखें, सिंध का एतराज बुनियादी फ़कत यह है कि आपके पास आपके अकाउंट में, बैंक में वो पैसा नहीं है जो आप बांट रहे हैं, आपके देगची में वो खाना नहीं है जिसके लिए आपने लोगों को बुलाया है, आपके पानी के टैंक में वो पानी नहीं है जिसके लिए नलके निकाले हैं, कुआं सूख चुका है, कुएं से पानी निकालने के लिए कतार लगाई हुई है। पाकिस्तान में जो 1991 का अकॉर्ड हुआ था उसमें 117 मिलियन एकड़ फीट पानी दिखाया गया था, जिस पानी में से 47 MF सिंध को दिया गया था और तकरीबन 55 के करीब, 56 के करीब पंजाब का था पानी। तो ये जो 48 और 55 का 7 MF का फर्क था, उसके बावजूद सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं मिला। चश्मा झेलम लिंक जो समझा जाता था फ्लड कैनाल है या तौसा पंजनद, वो बहते रहे। सिंध में खुद IMF की रिपोर्ट के मुताबिक जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी आज से 10 साल पहले 1500 थी, वो अब घट के 1000 से भी नीचे चली गई, कम हो चुकी है। कोटरी बैराज में जो पहले 2010 तक 12 तक जो कोटरी बैराज से डाउन स्ट्रीम 40 MAF पानी जाता था, वो अब 14 MAF हो चुका है, यानी 26 MAF कम हो चुका है। सिंध की जमीनें बंजर हैं। कोटरी बैराज पे आप खड़ी होंगी इस वक्त तो आपको रेत उड़ती हुई नजर आएगी। अभी सोनी माईवाल का किस्सा अगर अब होता तो सोनी न डूबती, सोनी कबड्डी 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 करके उस तरफ चली जाती माईवाल के पास, क्योंकि दरिया है नहीं। इसलिए इस सिचुएशन में जो हमारे कारपोरेट सेक्टर की बात की जाती है, एग्रीकल्चरल कारपोरेट फार्मिंग की बात की जाती है, आपके पास जो सरसब्ज जमीनें हैं, वो कराची क्यों, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, लाड़काना, लाहौर, दादू, पिशावर कहीं भी हो,
उनको आप कन्वर्ट कर रहे हैं प्लाटिंग स्कीम में। बड़ी बिल्डर्स माफिया लाके आपने जमीन उनको बेच दी है। एग्रो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल लैंड को आप तबाह कर रहे हैं। अकल हमारी है। और दूसरी जानब जो बंजर जमीन है उनको कहते हैं कि आबाद करेंगे, पानी है नहीं। क्या तुक है कि आपके पास एग्रीकल्चरल जमीन है जो है उनको मजीद बेहतर बनाने के बजाय उनकी आप प्लाटिंग स्कीम्स बना रहे हैं। पलीजो साहब, आप क्यों नहीं इसमें मुद्दई बन जाते हैं? अभी नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं 1700 अरब का ये गंदम स्कैंडल इस हुकूमत ने कर लिया, इत्तेहादी होने के बावजूद वो कहते हैं मैं मुद्दई बनने को तैयार हूं। तो आप क्यों नहीं रुजू करते अदालतों को, या आपको इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है? पिछले दिनों आपने देखा अलीना साहिबा स्पीकर पंजाब असेंबली बात कर रहे थे, उनकी तो हुकूमत है ना, वो कह रहे थे कि जो शुगर माफिया है ये तमाम अजला को तबाह कर देगी और पीने का पानी नहीं बचेगा। पंजाब में भी जो सैन लोग हैं वो समझ रहे हैं कि ज़राअत को तबाह किया जा रहा है। अब देखिए ये जो 6 कैनाल हैं इनके खिलाफ सिंध के लोगों का एतराज ये है कि इनके लिए पानी नहीं। चोलिस्तान के जरिए आप कह रहे हैं 6 लाख एकड़ मजीद आबाद करेंगे, और दूसरी जानिब कह रहे हैं चश्मा के जरिए 6 लाख एकड़ और आबाद करेंगे। फिर ग्रेफिथल के जरिए लाखों एकड़। इन लाखों एकड़ों के लिए पानी कहां से आएगा? आप कह रहे हैं कि फ्लड में आप जमीन आबाद करेंगे, किसानों को बसाएंगे, फिर कहेंगे 9 साल पानी नहीं है, अब खामोश होकर बैठ जाओ, 10वें साल फ्लड आएगा। ये सारा फ्रॉड है, ये एक्सचेंज है कि आप इक़्तिदार में रहे उसके एवज सिंध का पानी ले। सो क्या पलीजो साहब इनको इदराक इस बात का नहीं हो रहा कि आने वाले टाइम्स में किस क्राइसिस की तरफ मुल्क को धकेल रहे हैं? 1947 से इनको इदराक है। 1947 से ऑनवर्ड्स ये तो जब ऊंट के गले में तख्ती लटका के कहते थे कि थैंक यू अमेरिका। ये तो वो लोग हैं जो समझते थे कि हम कभी सीटों में जाएंगे, कभी नेट्रो में, कभी आरसीडी बनाएंगे, और 2 साल के बाद वो प्रोजेक्ट ड्रॉप कर देते हैं। जो नई गवर्नमेंट आती है पुरानी गवर्नमेंट्स के स्कीमों को खत्म करके अपनी नई तख्तियां लगाती है। यहाँ कोई इदराक है कि हम साइंस को, तरक्की को, तालीम को, सेहत को आगे बढ़ाएं? इनका इदराक फकत यह है कि मैं अपने नाम की तख्ती से कोई काम करूं, वाह हो जाए, 2-4 साल के बाद बंदा रिटायर हो जाएगा, फिर वो ला ताल्लुक होकर चला जाएगा कहीं जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, और यहाँ के लोग तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। ये बगैर इदराक के आपके पास अशराफिया और इक़्तिदार है, वो सिंध को इस तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे कॉलोनी हो, जैसे आपने सब्जुकेट किया हो, इन्वेड किया हो। सिंध अपनी रजा से पाकिस्तान में शामिल हुआ है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, उस मुल्क में आप हमसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे हमें आपने फतह किया हुआ है। मफ्तू इलाका तो नहीं है ना। राइट, बट इसका हल क्या है और ग्रीवेंसेस कैसे और किस फोरम पे सुने जाएंगे फिर पलीजो साहब? ये आगे बढ़े जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। कौन सा फोरम अलीना? CDWP सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पॉलिसी ग्रुप जो है, या CCI में 5 मेंबर दूसरे सूबे से, 3 है बकिया 3 सूबों से, या इरसा, इन तमाम जगह, या पार्लियामेंट, ये पाकिस्तान में होना चाहिए था पैरिटी। पाकिस्तान जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का तनाजा था तो ईस्ट पाकिस्तान को सब्जुगेट करने के लिए वेस्ट पाकिस्तान को इक्वल नंबर देके सारे सूबे मिला दिए गए। उसके बाद फिर आ गया 1 मैन 1 वोट। उसके नतीजे में यह हो गया कि एक सूबे के पास अददी अक्सरियत आ गई। अब कौमी असेंबली में उनकी अक्सरियत है, सेनेट में अपने लोग कराची से भी इलेक्ट करवा लेते हैं, सेनेटर और KPK से भी करवा लेते हैं। वो होते पंजाब के मगर हो जाते हैं KPK के कोटा पे, सेनेटर और सिंध के कोटा पे। सेनेट में ये सिचुएशन है। कौमी असेंबली के लोग ला ताल्लुक है सिंध से, 60 से ज्यादा कौमी असेंबली के मेंबरान हैं। उनको आप सिंध के 60 कौमी असेंबली के मेंबरान को एक लफ्ज बोलते हुए नहीं सुनेंगे। उनको पता है कि हमें जरदारी साहब को खुश करना है, जरदारी साहब ने ऐवान सदर में मंजूरी दी है, इसलिए उनको एक लफ्ज नहीं बोलना। तो सदर साहब तो कहते हैं उनकी मजबूरी है, इनके साथ चलना है। क्या मजबूरी है मुझे बताएं? जब उनके सहारे पे गवर्नमेंट बनी हुई है, ऐसी मजबूर तो MQM और ANP और PTM और चौधरी शुजात भी नहीं होते, जैसे मजबूर सैकड़ों सीटों के साथ जरदारी साहब हैं। 2-2 सीटों वाले अपनी पॉलिसीज चलाते थे। इनके पास 60 असेंबली, कौमी असेंबली, 170 का सिंध असेंबली, बलूचिस्तान की हुकूमत, सदर इनका, सेनेट इनका। इनमें क्या मजबूरी? मजबूरी सिर्फ यह है कि हमें वजारत उज़्मा दे दें आइंदा। इस वक्त मजबूरी यह नहीं है। इस वक्त यह है कि हम डील कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन में आपने हमें जितवाया, उसकी एवजे में, उसके जवाब में अब आपको ये सारे प्लेट में सजा के दे रहे हैं, पानी, वसाइल, रोजगार, सब। इसलिए इस पे उनका नेगोशिएशंस कामयाब हुई थी 2024 के जनवरी-फरवरी में, उसके नतीजे भुगत रहे हैं। आपको लगता है कि एहतजाज अब शिद्दत इख्तियार करता हुआ नजर आ सकता है? जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में मामला था तो वो कंट्रोल रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज नॉन वायोलेंट होती हैं। अब लोग खुद निकलना शुरू हो गए हैं, तालिब इल्म निकले हैं, किसान निकल रहे हैं। अब उनके पीछे कोई ऑर्गेनाइज फोरम नहीं होगा, वो पता नहीं क्या करेंगे एक स्टेज के बाद। ये बड़ी भयानक सूरत हाल है, और उसमें जवाब ऐसे आ रहे हैं जैसे मलका बरतानिया देती थी कि अगर आपके पास आटा नहीं है तो केक खाएं। तो ये जवाब सरकार का ऐसा है कि पानी जब होगा इस्तेमाल करेंगे, अपने हिस्से का कर रहे हैं,
वो फ्लड आएगा उसको इस्तेमाल करेंगे। सिंध के लोगों को ये अपना स्टेक होल्डर नहीं समझ रहे। बात क्लियर है कि वफाक सिंध को स्टेक होल्डर नहीं समझ रहा, स्टेक होल्डर वो जरदारी साहब को समझ रहे। इसलिए वो कहते हैं कि सिंध को छोड़ें, जरदारी साहब को अब एडजस्ट करते हैं, उनको हमारे साथ लेके चलते हैं, ये मसला हल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ये ज़राअत का मसला है, ये कोई पॉलिटिकल राइट्स का मसला नहीं है। ज़राअत सिंध के लोगों की शहरग है, उनका रोजगार है। कराची को पानी नहीं मिलेगा, आपके सबसे बड़े इकोनॉमिक कैपिटल का पानी बंद हो जाएगा जो कोटरी बैराज से निकल रहा है। सिंध में एक कहत जैसी सूरत हाल हो जाएगी, वो ये नहीं समझ रहे। उसके नतायज ये फौरी नतायज के साथ जुड़े होते हैं हमारे इक़्तिदारी हुक्मरान। इनका वास्ता नहीं होता कि 5, 10, 50 साल के बाद क्या होगा, वरना बंगाल हमारे साथ ना होता, वरना केपी और बलूचिस्तान में इतने हालात खराब होते क्या। ये आरजी अगले 10-15 दिन से आगे ये देख नहीं सकते, इनका दूर का विजन खराब है, इनकी नजदीक की नजर तेज है। शॉर्ट साइटेडनेस कह लीजिए। बट लतीफ अलीजो साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।